Hello everyone and welcome to the channel Rambo classes. So student, today in this video we are going to start a new chapter Ancient History in India. ओके स्टूडेंट, तो एंशियंट हिस्ट्री के चैप्टर को हम समझेंगे। 10 क्वेश्चन की मैं सीरीज़ हर बार लेकर आती हूँ। यदि आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना है घटना चक्र बुक की, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं 10 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आती हूँ, उसको समझ लीजिए। ठीक है, मैंने उसको क्या करा है कि जो भी मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल है स्टूडेंट, उसको मैंने डिफ़ाइन किया है उनको चार्ट पेपर के द्वारा। यदि आप वो नहीं समझेंगे तो आपको ये घटना चक्र की बुक के अंदर क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। तो आप प्रीवियस वीडियो के अंदर जाइए और उसको समझिए। ठीक है, और यदि आपके लिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रहती है स्टूडेंट, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए अपनी फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अपने टॉपिक पर, ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं 31 क्वेश्चन पर। 10 सीरीज़ के बाद में ये 31 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए 31 क्वेश्चन हमारा आपके सामने आता है। देखिए 31 क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए 31 क्वेश्चन को हम समझेंगे और पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाण संस्कृति से जो है संबंधित है। नवपाषाण कालीन क्या बोलते हैं स्थल की यदि बात की जाए तो मैंने आपको पढ़ाया था एक बुर्ज होम मैंने पढ़ाया था। एक नवपाषाण कालीन स्थल है। ये जो है स्टूडेंट कश्मीर में स्थित है, मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आप प्रीवियस वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो वहाँ पर आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। ठीक है, कश्मीर में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि कश्मीर के अंदर जो वहाँ पर बुर्ज होम में एक गर्तवास पाए गए थे। गर्तवास जो है, इसके साथ साथ वहाँ पर जो है एक चीज़ और मिली थी कब्र में क्या था कि जो उनके पालतू पशु हुआ करते थे, जैसे कुत्ता हो गया, उनको जो है क्या किया जाता था, शवाधान किया जाता था। उन दोनों को जो है एक साथ दफना दिया जाता था, यानी कि मालिक यदि मर गया तो कुत्ते को भी उसके साथ साथ दफना दिया जाता था। यदि बात की जाए गर्तावास की, किस स्टूडेंट गर्तावास की बात की जाए तो देखिए गर्तावास क्या होता है। गर्तवास होता है कि जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बर्फीला एरिया है। तो वहाँ पे क्या होता था कि वो लोग क्या करते थे, बर्फ़ जो होता है ऊपर, वहाँ पर आए दिन तूफ़ान आंधी आती रहती है। जिसकी वजह से यदि बर्फ़ के ऊपर की बात की जाए तो उस हिस्से पर ज़्यादा ठंड हुआ करती है। यदि बात की जाए बर्फ़ में, यदि वो गर्त आवास बना करके गड्ढा बना करके रहने लगे, तो क्या है कि जो हवा हो करके जाती तो ये गड्ढे के ऊपर से होकर के जाती थी, यानी कि जो हवा है यानी ठंडक जो है वो नीचे नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण वो लोग क्या करते थे, इस मकान के अंदर रहा करते थे। इन्होंने क्या करा, ठंड से बचने के लिए, बर्फीली तूफान और हवा से बचने के लिए गर्तावास बनाए। ठीक है ना, जो बुर्ज होम में स्थित है, और बुर्ज होम का स्टूडेंट कश्मीर के अंदर स्थित है। इसके साथ साथ हमने एक चीज़ और पढ़ी बुर्ज होम के, वहाँ पर जो है जो मालिक थे उसको मालिक जो था स्टूडेंट, उनको उनके जो पालतू क्या बोलते हैं, जो एनिमल्स थे, जो पशु थे, उनके साथ दफनाने के भी वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं बुर्ज होम में। तो क्वेश्चन को हम समझेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं 31 पे दोबारा से। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर जो है किस नवपाषाण कालीन संस्कृति से जो है प्राप्त हुआ है। तो देखिए मैंने भी आपको पढ़ाया नवपाषाण कालीन से, तो वो मिला है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कश्मीर। देखिए मैंने भी आपको पढ़ाया है कश्मीर, गंगा घाटी, वहाँ पर गंगा घाटी की मैंने भी कोई जिक्र नहीं बताया आपको। सी में विंध्याचल क्षेत्र, और डी में का दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत से कश्मीर का कोई ताल्लुक नहीं है। तो देखिए ये चीज़ रॉन्ग हो गई है। राइट आंसर जो स्टूडेंट इसका क्या है, राइट आंसर की यदि बात की तो राइट आंसर इसका है कश्मीर। क्या स्टूडेंट, कश्मीर इसका जो है स्टूडेंट क्या है, राइट आंसर है। आप देख लेते हैं जो बुर्ज होम जो है वो कहाँ पर स्थित है। देखिए लिखा हुआ उत्तर भारत में स्थित कश्मीर उत्तर भारत में आपको पता है, नॉर्थ में स्थित है कश्मीर। तो इसके जो दो महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल माने गए, एक तो माना गया बुर्ज होम, क्या माना गया, बुर्ज होम। दूसरा माना गया गुफ्कराल, क्या माना गया है, गुफ्कराल। दो इम्पोर्टेंट क्या है वहाँ के एरियाज़ हैं। यहाँ से नवपाषाण युगीन जो है अनेक पत्थर और हड्डियों से निर्मित अनेक औजार मिले हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या मिले हैं, अनेक जो है हड्डियों से प्राप्त क्या मिले हैं, औजार मिले हैं, और हड्डियों से इसके साथ साथ पत्थरों से जो है निर्मित औजार मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक उपकरण भी जो है प्राप्त हुआ है। कहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर फसल काटने का आयातकार जो है उपकरण भी प्राप्त हुआ है। कहाँ, कश्मीर में। ठीक है, जो कि क्या है, बुर्ज होम के अंतर्गत है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका क्या है, कश्मीर है। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं 32 पे, समझते हैं 32 क्वेश्चन को। जूम कर लेती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन।
देखिए एक्सप्लेनेशन में से भी क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए आप एक्सप्लेनेशन को भी गौर से समझिएगा। देखिएगा शवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफना के साक्ष्य जो मिले हैं वो किस जगह पे लिखे? पहले लिखा बुर्जहोम, बी में लिखा गुफकुराल और सी में लिखा मेहरगढ़ और डी में लिखा चिरांद। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा था चिरांद कहाँ से, बताइए। चिरांद मैंने आपको पढ़ा था बिहार के अंतर्गत है। और हमने पढ़ा था बुर्जहोम और जो गुफकुराल जो है ये कहाँ है? कश्मीर में है, अभी हमने पढ़ा कश्मीर में। और हमने क्या पढ़ा था अभी कि बुर्जहोम में हमने पढ़ा था अभी कि कुत्ते के साथ जो है इनके मालिक को दफनाया गया है। तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पर, क्या राइट आंसर क्या है? बुर्जहोम। क्या स्टूडेंट, बुर्जहोम क्या इसका राइट आंसर है कि यहाँ पर मालिक के साथ उसके पालतू एनिमल्स को जो पेट एनिमल हुआ करता था उसको भी दफनाया जाता था। ठीक है, बात की जाए मेहरगढ़ की, मैंने आपको मेहरगढ़ के बारे में भी पढ़ाया था। तो बताइए मेहरगढ़ कहाँ है और मेहरगढ़ में क्या चीज़ मिली थी? चलिए बताइए आप। देखिए मैं बताने की कोशिश करती हूँ आपको। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में अगर आप जाएंगे मेरी तो आपको पता चल जाएगा, इसलिए मैं आपको कह रही प्रीवियस वीडियो जो है मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की जो वीडियोस उनको समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो मेहरगढ़ स्टूडेंट पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की एक जगह है, क्या नाम है इसका? नाम बलूचिस्तान। क्या नाम है इसका स्टूडेंट? इसका नाम है बलूचिस्तान नाम है। पाकिस्तान के अंदर एक जगह इसका नाम बलूचिस्तान है। यहाँ पर से मैंने आपको पढ़ा था गेहूँ के साक्ष्य मिले थे। किसके स्टूडेंट? गेहूँ के साक्ष्य मिले थे, मैंने आपको पढ़ाया था। किसके स्टूडेंट? गेहूँ के साक्ष्य मिले थे, मैंने आपको पढ़ाया था। और ये साक्ष्य कहाँ पर मिले थे स्टूडेंट? बलूचिस्तान के अंदर मिले थे। और बलूचिस्तान स्टूडेंट कहाँ स्थित है? तो बलूचिस्तान कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो हमारे चारों ऑप्शन जो है स्टूडेंट हमारे क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके जो ऑप्शन है इसको थोड़ा जो एक्सप्लेनेशन है इसको समझने की कोशिश करेंगे 32 क्वेश्चन की। देखिए एक बार, देखिए जम्मू और कश्मीर के निकट उत्तर पश्चिम में एक बुर्जहोम है। और मैंने आपको पढ़ाया था बुर्जहोम जो है नौपाषाणिक स्थल है। मैंने आपको पढ़ाया था बुर्जहोम जो है एक नौपाषाणिक स्थल है। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते के कंकाल का भी शवाधान मिला है। गर्तवास यानी कि गड्ढों वाले घर, देखिए आ गया ना, गड्ढों वाले घर भी यहाँ पर मिले हैं। और ये इसकी जो है फीचर्स है किसका? बुर्जहोम का, कि यहाँ पर गर्तवास मिले हैं। ठीक है ना। और बात की जाए बुर्जहोम की, तो बुर्जहोम की जो स्टूडेंट खोज जो की थी वो किसने की थी? डी टेरा पीटरसन ने की थी। और कब की थी? तो 1935 में की थी। दोबारा एक बार रिवाइजन करवा देती हूँ मैं आपको। देखिए जम्मू और कश्मीर जो स्टूडेंट श्रीनगर के निकट है और जो उत्तर पश्चिम में स्थित है बुर्जहोम। और ये क्या है? नौपाषाणिक स्थल है, नौपाषाणकालिक स्थल है बुर्जहोम। ठीक है ना। अब मानव कंकाल के साथ कुत्ते के जो कंकाल के शवाधान भी मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं? तो मिले हैं बुर्जहोम से। गर्तवास यानी कि गड्ढों वाले घर जो है स्टूडेंट, ये यहाँ की एक फीचर्स है, ये विशेषता है कि वहाँ पर बुर्जहोम यानी कश्मीर में गड्ढे वाले घर बनाए गए। और क्यों बनाए गए मैंने आपको रीज़न भी बताया है। ठीक है, तो ये जो अब बुर्जहोम की खोज कब की गई, तो किसने की थी? तो उसकी खोज डी टेरा पीटरसन ने की थी। और कब की थी? 1935 में की थी। क्वेश्चन 32 हमारा होता है फिनिश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 33 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? प्राचीन युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? पहला चिंतराकन, अभी हमने कोई ऐसा चिंतराकन के बारे में पढ़ा नहीं है। आगे दिया हुआ कृषि, और सी में दिया हुआ शिकार, और डी में दिया हुआ पशुपालन। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था कि नवपाषाण काल में क्या हुआ था। अभी मैंने आपको जिक्र भी करा है कि नवपाषाण काल में जो है काफ़ी विकास हो चुका था। यहाँ पर जो है कृषि हुई है ना, प्रारंभ हो चुकी थी। तो कृषि के उत्कृष्ट विकास के लिए इन्होंने जो है पशुपालन करना शुरू कर दिया था। किसमें? नवपाषाण काल में। अब यहाँ पे प्राचीन पुरा पाषाण की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कृषि और पशुपालन तो अपने आप में कट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। अब बात की जाए चिंतराकन और शिकार की, तो चिंतराकन की भी हमने कहीं भी पढ़ा नहीं, अब प्रीवियस वीडियो में भी नहीं पढ़ा हमने। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हमारा हो गया शिकार। तो शिकार का एक और नाम भी है, क्या नाम है शिकार का? शिकार को आखेटक भी बोलते हैं, आखेटक भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे आखेटक होता क्या है, कि शिकार करने को जो है आखेटक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को समझते। राइट आंसर हमारा 33 क्वेश्चन का क्या है? सी है, यानी कि शिकार। एक्सप्लेनेशन को समझते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। एक बार देखिए, पाषाण युग के मानव
क्या स्टूडेंट, पाषाण युग के मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। देखिए यहाँ पे ये चीज़ आ गई। वह जो है वनों में ही रहकर कद मूल फल वगैरह जो है और आखेट में मारे गए पशुओं और नदी झील में पकड़ी गई मछलियों आदि पर ही निर्भर था। अर्थात इस युग के मानव जो थे उनको शिकारी और खाद्यान्न जो है संग्राहक था, यानी कि इनको कृषि या फिर पशुपालन का कोई ज्ञान नहीं। तो राइट हमारा आंसर हमारा 33 हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन चलते हैं 34 पर। पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? पुरापाषाण कालीन मुख्य व्यवसाय इनका पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन सेम है। पुरापाषाण काल यहाँ पर भी, पुरापाषाण काल यहाँ पे इन्होंने प्राचीन पाषाण युग दे दिया, तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो क्या है, वो डिफरेंस है। तो इसमें ही हमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का उस टाइम फोबिया भी होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर भी होता है। कम टाइम में हमें एग्ज़ाम क्लियर उस टाइम करना होता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो प्रेशर हमारे ऊपर होता है। और जब 4 ऑप्शन होते हैं तो हमारा माइंड क्या होता है, कई बार पजल होता है यदि हम क्वेश्चन को सही से ना समझें। तो देखिए पहले ऑप्शन की बात ये लिखा हुआ कृषि, बी में लिखा पशुपालन, ठीक है, और सी में लिखा आखेटक और डी में लिखा व्यापार। तो व्यापार नहीं था यहाँ पर, तो क्या था, आखेट। आखेट को क्या कहा जाता है, शिकार। आखेट को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, आखेट को कहा जाता है शिकार। तो पुरापाषाणिक मानव का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, आखेट था। अभी मैं इस क्वेश्चन में आपको ये चीज़ समझा चुकी हूँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, सॉरी 35 मेरा क्या हुआ, कहाँ गया। क्वेश्चन नंबर 35 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या कहा गया है, निम्न में से किस पुरास्थल से नवपाषाणिक संस्कृति, इसको जूम कर लेती हूँ, मैं आपको दिखाई नहीं देगा ठीक से। देखिए अब देखिए क्या है कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ पे हड़प्पा लिखा हुआ है, तो बात की जाए पहले लिखा हुआ आमरी, और क्या लिखा है, आमरी, बी में लिखा हुआ है कोटडीजी, और सी में लिखा है मेहरगढ़, डी में लिखा कालीबंगा। तो राइट आंसर इसका क्या है, मेहरगढ़। मैंने भी आपको पढ़ाया मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ, पाकिस्तान में है। कहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया, मेहरगढ़ कहाँ स्टूडेंट, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, वहाँ पर से किसके साक्ष्य मिले, गेहूँ के साक्ष्य मिले। अभी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किसकी बात की है, यहाँ पर नवपाषाण काल जब अपनी अंतिम सीमा पर था और हड़प्पा काल की जो है स्टार्टिंग हुई थी, तो उसके वहाँ पर क्या मांगे गए हैं, साक्ष्य की बात की जाए, संस्कृति के अवशेष मांगे, तो वो जगह क्या है, मेहरगढ़, यानी कि जो है 20 का राइट आंसर है। और मैंने आपको पढ़ाया था पाकिस्तान में क्या है, बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान। एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित एक पूरा स्थल है। मेहरगढ़ से नवपाषाण स्थल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। देखिए हड़प्पा सभ्यता तक के जो है सांस्कृतिक अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। तो पाकिस्तान की मेहरगढ़ जो जगह है बलूचिस्तान के अंतर्गत, वो जो है नाम में क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था। यहाँ देखिए प्रागैतिहासिक काल, मैंने आपको 3 काल पढ़ाए थे। प्रागैतिहासिक काल मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। और प्रागैतिहासिक काल के बाद में क्या था, आदि ऐतिहासिक काल, उसके बाद में क्या था, ऐतिहासिक काल। तो ये हमने पढ़ा था स्रोतों के आधार पर इतिहास के 3 भाग हमने पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था, देखेंगे समझेंगे इसको एक बार। हमने पढ़ा था इतिहास के 3 भाग। क्या पढ़े थे हमने स्टूडेंट, देख लीजिए दोबारा। इतिहास के जो है स्टूडेंट 3 हमने भाग पढ़े थे। 3 भाग के अंदर देखिए मैंने कौन कौन से आपको पढ़ाए थे। पहले पढ़ाए थे मैंने आपको प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक। उसके बाद ही मैंने आपको पढ़ाया था आदि ऐतिहासिक काल। क्या पढ़ाया था मैंने, आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है, आदि ऐतिहासिक। उसके बाद हमने पढ़ाया था आपको ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है, समझ लीजिएगा हल्का सा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगी। तो मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें क्या था, मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे लिखित साक्ष्य जो हैं, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे, ना ही कोई साहित्यिक स्रोत में यहाँ पर मिला था। सिर्फ पुरातात्विक
और खुदाई के द्वारा ही ऐसे साक्ष्य मिले थे, जिसको प्रागैतिहासिक काल कहा गया। आदि ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि यहाँ पे साहित्यिक स्रोत तो मिले हैं, साहित्यिक स्रोत तो मिले हैं, लेकिन जो है उनको पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है। ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक पीरियड वो पीरियड है जिसके अंदर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पुराने टाइम में जो बीत चुका है टाइम, उसको हम कैसे पढ़ें? वेदों के द्वारा, जितने भी मैंने आपको पढ़ाए वेद थे, जितने मैंने आपको वेद बताए थे, मैंने आपको पढ़ाए थे वेदों के बारे में, ठीक है ना, अर्थवेद या ऋग्वेद, ये सब वेद पढ़ाए थे। तो इनके द्वारा उस टाइम के इतिहास का पता चलता है, जिसको पढ़ा जा सका, यानी कि उसके जो है साहित्यिक स्रोत जो क्या है उपलब्ध हैं, साहित्यिक स्रोत जो है उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ जो है पुरातात्विक जो खुदाई, उसमें भी उसके स्रोत मिले हैं। ठीक है। तो उसे बोलते हैं जिसको आसानी से पढ़ा जा सके, जिसके साहित्यिक स्रोत जो हैं अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, वो है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वहाँ पे कोई साहित्यिक स्रोत नहीं मिले, सिर्फ क्या पुरातात्विक जो खुदाई है उसके में ही साक्ष्य मिले हैं। आदि ऐतिहासिक काल की यदि बात की जाए तो आदि ऐतिहासिक काल के अंदर क्या है कि साहित्यिक स्रोत मिले, लेकिन उनको जो है पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। ऐतिहासिक काल की यदि बात की जाए तो यहाँ पे साहित्यिक स्रोत ही मिले, जिसके आधार पर हम इतिहास को आज वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पर हम आते हैं 35 पे। देखिए क्वेश्चन हम उस पर चल गए थे 35 पे, तो देखिए 35 क्वेश्चन पे हम चलते हैं एक बार दोबारा से। सॉरी 35 कर चुके हैं हम क्वेश्चन को 36 पे। प्राग ऐतिहासिक युगों में मानव कहाँ रहता था? प्राग ऐतिहासिक युग में आप समझ गए, यानी कि उस टाइम पर एजुकेशन नहीं थी। क्या नहीं थी स्टूडेंट? एजुकेशन नहीं थी। प्राग ऐतिहासिक युग की यहाँ पर बात की गई। तो पहले लिखा हुआ है मचान पर, कंदरा पर, सी झोपड़ी पर, तो झोपड़ी पर नहीं हो सकता है। ठीक है। और डी में लिखा है इन सभी पर। तो यदि बात की जाए मचान पर और कंदरा पर, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है इसका? दोनों इसके क्या है? राइट आंसर हैं। तो इसमें यदि बात की जाए इन सभी पर, तो इन सभी पर इसका क्या होगा स्टूडेंट? राइट आंसर होगा। क्यों इसका राइट आंसर इन सभी पर होगा? क्योंकि जो हमारे दो आंसर क्या है पॉजिटिव हैं और एक आंसर जो है नेगेटिव है, तो हमें इस पर डी पे जाना पड़ेगा। यदि होता है इसका ऑप्शन कि बी और ए और बी होता और सी की नहीं होता, ऑप्शन में दिया था 1 2, जैसे कि ए दे दिया इन्होंने, फिर बी दे दिया, ठीक है ना, इन्होंने सी दे दिया, ऐसा करके इन्होंने ऑप्शन दिए होते 1 2 करके इन्होंने ऑप्शन दिए होते, तो हमारा राइट आंसर कुछ और होता। लेकिन ये यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इन सभी में। ठीक है। 36 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इन सभी। यानी कि वो लोग मचान पे भी रहा करते थे, कंदरा में भी रहा करते थे, झोपड़ी में रहा करते थे, इन सभी पर रहा करते थे। क्वेश्चन 36 का आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए 37 के अंतर्गत क्या कहा गया है। देखिए 37 में कि देखिए थोड़ा सा जूम में कर लेती हूँ 37 क्वेश्चन को। देखिए 37 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल नहीं है? प्राग ऐतिहासिक स्थल कौन सा नहीं है? पहले लिखा कौशाम्बी, बी में लिखा है निवासा, सी में लिखा बुर्जहोम और लिखा हुआ है ब्राहगिरी। तो देखिए बात की जाए निवासा की, तो ये भी राइट आंसर नहीं है और ब्राहगिरी भी नहीं है और कौशाम्बी भी नहीं है, तो कौशाम्बी है। देखिए हाँ कौशाम्बी है स्टूडेंट। तो क्या नहीं है? बुर्जहोम नहीं है, सॉरी बुर्जहोम नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या है स्टूडेंट? कौशाम्बी जो इसका क्या है? राइट आंसर है। तो देखिए कौशाम्बी जो प्रागैतिहासिक काल का स्थल नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ठीक है। नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया? नहीं। देखिए मैं भी क्वेश्चन को गलत कर रही थी। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछा गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो क्या है? कौशाम्बी। ठीक है। बुर्जहोम, निवासा, ब्राहगिरी जो है प्रागैतिहासिक काल के स्थल हैं, जबकि कौशाम्बी जो है प्रागैतिहासिक काल के स्थल नहीं है। ठीक है। शेष स्थल जो है प्रागैतिहासिक काल के, यानी जो तीनों जो हैं ये वाले तीनों जो स्थल हैं ये वाले, यानी कि बुर्जहोम और निवासा, ब्राहगिरी जो हैं ये जो है प्रागैतिहासिक कालीन स्थल हैं। ठीक है। मैंने आपको पढ़ा था कर्नाटक के अंतर्गत। देखिए ब्राहगिरी फिर दोबारा से आ गया, कर्नाटक के अंदर है ब्राहगिरी। ये एक नवपाषाण कालीन स्थल है। बात की जाए नेवासा की, तो नेवासा अहमदनगर जिले के अंतर्गत है, महाराष्ट्र में है। ठीक है। यानी कि महाराष्ट्र मुंबई के अंतर्गत है, अंदर है स्थित एक ताम्रपाषाणिक स्थल है, ताम्रपाषाणिक। ठीक है। याद रखिएगा ताम्रपाषाणिक और नवपाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं। यहाँ से पट्टसन के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह जोरवे संस्कृति से ही संबंधित है। किससे? जोरवे संस्कृति से संबंधित। और यहाँ पर पट्टसन के जो हैं साक्ष्य जो है स्टूडेंट प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन जो है 38 पर, क्वेश्चन नंबर 38 को समझते हैं। मनुष्य ने कृषि का जो ज्ञान प्राप्त किया था, तो कहाँ से प्राप्त किया था? मैंने आपको पढ़ाया था अभी। तो देखिए एक बार इसके ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें जल्दी में हम क्या करते हैं, ऑप्शन को देखे बगैर ही टिक कर देते हैं।
तो हमें पहले इस ऑप्शन को पढ़ना। पहले लिखा हुआ है क्या, पुरापाषाण काल, बी में लिखा हुआ मध्य पाषाण काल, सी में लिखा है नवपाषाण काल, डी में लिखा है ताम्र प्रस्तर युग, यानी कि तांबा और पत्थर के युग। ताम्र पाषाण भी लिखा होगा तो आप कन्फ्यूज नहीं होना है। तो राइट आंसर की बात की जाए तो नवपाषाण काल, मैंने आपको पढ़ाया था नवपाषाण काल में क्या है कि कृषि होने के साथ साथ पशुपालन स्टार्ट हो चुका था और मनुष्य की जीवन को गति देने वाला पहिया, क्या स्टूडेंट, पहिया कृषि, पशुपालन और समाज, स्थायी निवास, इन सभी का जो स्टूडेंट विकास हुआ था तो कब हुआ था, नवपाषाण कालीन में। दोबारा मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। देखिए नवपाषाण काल में एक तो पहिए का आविष्कार हुआ, इसके साथ साथ कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि जो है इस टाइम पर होना स्टार्ट हो गई थी। लोगों ने कृषि का ज्ञान जो है क्या बोलते हैं, ज्ञान अर्जित करके कृषि करना शुरू कर दी थी, प्रारंभ कर दी थी। उस टाइम पशुपालन भी कृषि को उत्कर्ष सीमा पर पहुंचाने के लिए, कृषि को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए पशुपालन शुरू हो गया। इसके साथ साथ समाज का भी विकास हुआ, ठीक है। स्थायी निवास भी हुआ, क्योंकि यदि आप कृषि करेंगे तो आपको क्या किसी स्थान पर परमानेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि कृषि करने के लिए, कृषि को जंगली जानवरों से बचाने के लिए, बरसात से, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए वहाँ पे मनुष्य का होना जो है ज़रूरी है। इसी के कारण जो है स्थायी निवास का विकास हुआ। स्थायी निवास के विकास होने से समाज नामक एक संस्था का जो है जन्म हुआ, जिसको वर्तमान समय में क्या कहा गया स्टूडेंट, समाज कहा गया। तो नवपाषाण कालीन ये जो स्टूडेंट 38 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ था। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ और गेहूं की अन्य जो किस्में हैं उसकी खेती के योग्य बनाया गया है, जिसमें कृषि गेहूं का क्या हुआ, उद्भव हुआ, उनका जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर बात की गई अनाज की। किसकी बात की गई स्टूडेंट, अनाज की बात की गई। तो पहले लिखा हो नवपाषाण काल, बी में लिखा मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, भी राइट आंसर गलत है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, क्योंकि हमने अभी आपको पढ़ा दिया है। तो क्या स्टूडेंट, राइट आंसर क्या इसका, नवपाषाण काल है, ठीक है ना। अनाज की जो उपज की प्रथम बार जो प्रारंभ हुई थी तो कब हुई, तो नवपाषाण काल में। इसके साथ साथ मैंने आपको नवपाषाण कालीन स्थल ही बताए थे। नवपाषाण काल स्थल की यदि बात की जाए तो कहाँ पर है, बुर्जहोम। मैंने आपको पढ़ाया था बुर्जहोम कहाँ स्टूडेंट, कश्मीर में है। बुर्जहोम कहाँ है, कश्मीर, हमने पढ़े थे अभी। और मैंने आपको बताया था बुर्जहोम में ही गर्तावास मिले। क्या मिले, गर्तावास मिले। और कब्र में मालिक के साथ उनका जो पेट एनिमल जो हुआ करता था, उनका जब पालतू जो वो हुआ करता था पशु, उसको भी दफनाया गया जाता था, ठीक है। वो भी इसके साक्ष्य मिले, ठीक है। और गुफकुराल जो था हमने अभी पढ़ा था, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। गुफकुराल ये भी हमने अभी पढ़ा था। ये भी यहाँ पर भी नवपाषाण कालीन स्थल मिले, ठीक है। इसके बाद में जो जगह है चिरांद, कौन सी जगह स्टूडेंट, एक जगह है चिरांद, यहाँ पर भी नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुई। और एक जगह है कोल्डी हवा। क्या स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ाया था कोल्डी हवा से मैंने आपको पढ़ाया था। क्या हमने थे, चावल के साक्ष्य मिले थे। क्या हमने थे स्टूडेंट, चावल के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। और कोल्डी हवा मैंने आपको पढ़ाया था, ये कहाँ है, इलाहाबाद में। कहाँ है, इलाहाबाद में है। दोबारा देखिए एक बार, मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। बुर्जहोम जो है कश्मीर में स्थित, मैंने अभी आपको पढ़ाया। इसमें यहाँ पे क्या मिले थे, गर्तवास मिले थे। गर्तवास मिलने का हमने देखा था, गर्तवास मैंने भी आपको पढ़ाया क्यों बनाए गए थे, ठीक है ना। ठंडी जो तूफान हवाएं चला करती है इसलिए बनाए। उसकी व्यक्ति जो है अपनी ठंडी हवाओं से अपने खुद के बचाव के लिए गर्तवास बनाया करता था। जम्मू कश्मीर आपको पता है काफ़ी ठंडा और बर्फीला एरिया है, ठीक है ना, अपने बचाव के लिए। और यहाँ पर कब्र में मालिक के साथ जिनका पेट एनिमल था उसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और गुफकुराल मैंने आपको पढ़ाया था, यह भी नवपाषाण कालीन स्थल है। और आपको मैंने पढ़ाया चिरांद जो है ये भी नवपाषाण कालीन स्थल है।
इसके बाद मैंने आपको पढ़ा कोल्डी हवा। कोल्डी हवा जो है वो स्टूडेंट इलाहाबाद के अंदर स्टूडेंट स्थित है। कहाँ पर? इलाहाबाद के अंदर स्थित है कोल्डी हवा। और कोल्डी हवा की बात की जाए तो कोल्डी हवा में स्टूडेंट क्या है? चावल के शाक से मिले। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 39 पे दोबारा से आते हैं। अनाज की यहाँ पर प्रथम बार प्रारंभ जो हुआ था, कहाँ पर हुआ था अनाज की? यहाँ पर पूछा गया है अनाज की उपज प्रथम बार कहाँ हुई थी? तो नवपाषाण काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 40 पे। लास्ट क्वेश्चन हम समझते हैं क्वेश्चन 40 को। हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो क्वेश्चन हमारा प्रसिद्ध है, सॉरी भीमबेटका जो जगह स्टूडेंट है वो प्रसिद्ध है, क्यों? तो वो क्यों प्रसिद्ध है स्टूडेंट? देखिए भीमबेटका जो है क्यों प्रसिद्ध है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए, बौद्ध और जैन गुफाओं के लिए और शैल चित्रों के लिए। बात की जाए राइट आंसर को तो भीमबेटका जो स्टूडेंट शैल चित्रों के लिए अपने आप में क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, भीमबेटका का चट्टानी जो है एक शरण स्थल है जो भोपाल से करीब 45 किलोमीटर जो है पश्चिम में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका, देखिए यहाँ पे यूनेस्को की बात की गई है, और जिस जगहों को यूनेस्को द्वारा क्या बोलते हैं देखा गया है, या फिर यूनेस्को ने उनको क्या क्या सर्वेक्षण उनका किया, तो वो चीज़ अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जामिनर ज़्यादातर इन चीज़ों को पूछता है। ठीक है, यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों का विश्व विरासत सूची में जो है सम्मिलित कर लिया है। विश्व विरासत यानी कि वर्ल्ड की जितनी भी विरासत की जो चीज़ें हैं, हेरिटेज जो लिस्ट है, उसमें हमारे इंडिया का भी नाम है, यानी कि भीमबेटका, जो कि भोपाल एमपी के अंदर है। वहाँ की जो शैल जो चट्टानें हैं, शैल चित्र जो हैं, उनको विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कर दिया है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, यानी कि ज़िंदगी के जो भी सुख दुख जो हैं उन सभी को पेंटिंग के द्वारा जो है उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र भी सम्मिलित हैं। अब तक लगभग 700 शरणार्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 243 जो है भीमबेटका समूह में तथा 178 लाख जुआर समूह में स्थित हैं। भीमबेटका समूह और जो है जुआर एक समूह है। 178 और एक 223 जो है भीमबेटका की गुफाओं के अंदर जो है ये चित्र प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सीरीज़ का, एंशिएंट हिस्ट्री का। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित स्थलों में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? देखिए दोबारा से वही क्वेश्चन आकर रिपीटेड है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो क्या डिफरेंस है। पहले लिखा हुआ अजंता की गुफा, क्या लिखा हुआ पहला? अजंता की गुफा। बी में लिखा हुआ बाघ, सी में लिखा भीमबेटका और डी में लिखा अमरावती। ठीक है, तो बात की जाए और अजंता एलोरा की गुफा बहुत फेमस है, तो यहाँ पर बात की गई किसकी? प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की बात की गई है। किसकी? प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की बात की, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या है? भीमबेटका। ठीक है, जबकि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो भी एमपी के अंतर्गत, लेकिन इसमें प्रागैतिहासिक शैल चित्र की बात की गई। देखिए एक बार समझ लेते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाओं हैं। भीमबेटका की जो प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से भी संबंधित किया गया है। मध्य पाषाण कालीन की ही ये जो है शैल चित्र हैं। ठीक है, अजंता और बाघ की शैलकृत गुफा जो है चित्रकला ऐतिहासिक कालीन यानी कि मौर्य काल के बाद की चित्रांकन है। ये अमरावती अपने स्तूप स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन या सातवाहन कालीन माना गया है। अमरावती जो है स्टूडेंट वो क्या है? सातवाहन कालीन या फिर शुंगकालीन जो है टाइम पीरियड की एक प्रसिद्ध जो है स्थापत्य कला है। ठीक है, और अजंता और बाघ जो है शैल गुफा चित्रकला ऐतिहासिक कालीन कला है, जो मौर्य काल के बाद की कला है। ठीक है, और प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट होती है स्टूडेंट। आगे हम चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ और न्यू वीडियो के साथ। जब तक कि आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।
So that's it's for today video. I hope you guys doing well. Till then, bye bye, take care, and God bless you all. Thank you for watching. Take care, bye bye. Like and subscribe and feedback me.